हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एवरेज का पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 4 तक के जितने भी हमारे चैप्टर से जो क्लास सवाल बन सकते थे उन सभी सवालों को हम देख चुके हैं। क्लियर है। आज हम देखने वाले बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, ये मान लो कि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो पहला सवाल हम देखते हैं। ये आपके पास हुबहू व्यापम के पैटर्न पर आधारित है और मैं हर एक जितने भी चैप्टर हैं वहाँ से जितने भी पॉसिबल रिलेटेड सवाल हो सकते हैं जिसको व्यापम टारगेट कर सकता है, हम केवल ऐसे ही सवाल देखने वाले हैं। क्लियर है। तो ध्यान से देखना। पहला सवाल हमारा आज का कि भाई विराट कोहली की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है बोला गया है। ठीक है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है। तब दिए गए प्रश्न के संदर्भ में सही कथन को हमको चुनकर बताना है। क्लियर दोस्तों। मैंने एक चीज़ कहा कि जब भी इस प्रकार के सवाल देखने को मिले तो हम ऐसे सवालों को कैसे कम समय में बनाएंगे, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको तरीका बताया था। हमारे पास दो ही कंडीशन बनते हैं। एक तो विराट पारी के 11 पारियों का एक निश्चित औसत होगा, हमको नहीं पता वो औसत क्या होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी क्रिकेट से रिलेटेड सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, एक तो 11 पारी तक का औसत है ना, 11 पारी तक का औसत हो सकता है और दूसरा हो सकता है हमारे पास 12 पारी तक या 12वीं पारी तक का औसत। क्लियर है। ध्यान समझना मेरी बात को। क्लियर है। जितना रन उसने बनाया है 12वीं पारी में उसको हमको ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे यहाँ पर कितना रन बनाया है, टोटल 120 रन बनाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप 120 को ज्यों का त्यों लिख दो। कितना भाई, मैं दोनों जगह लिख दूंगा 120 का ज्यों का त्यों। क्लियर है भाई। आगे समझ में सबको कि भाई 11वीं पारी तक बोले तो भी मैं लिखूंगा उतना ही 120 और 12वीं पारी तक बोले तो भी मैं उतना ही लिखूंगा। मैं कैलकुलेशन को आसान बना रहा हूं, कैलकुलेशन को टफ नहीं बना रहा हूं। ध्यान समझना मेरी बातों को। अब मेन चीज है, यहां पर दो केस बन सकते हैं, एक तो वृद्धि वाला केस या तो कमी वाला केस। क्लियर है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों जब वृद्धि वाला केस आपको दे, ध्यान समझना, यदि वृद्धि से रिलेटेड बोला जाए तो हमेशा घटाना है और यदि कमी से रिलेटेड बोला जाए तो हमेशा क्या करना है, जोड़ देना है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना ही करना है और कुछ कोई काम नहीं है आपका। क्लियर है। अब हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बात आया है वृद्धि का, है ना भाई। वृद्धि का है तो जैसे कि बताया कि वृद्धि पर आए तो माइनस और कमी पर आए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्योंकि यहाँ पर वृद्धि से रिलेटेड आया है इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोनों जगह पर। क्लियर है। अब ध्यान समझना, कितने का वृद्धि हुआ तो आप देख पा रहे हो भाई 5 का वृद्धि। तो मैं दोनों जगह 5 को ज्यों का त्यों लिख दूंगा। मैं अभी तक कुछ नहीं किया ना, जो सवाल में दिया है डेटा उन्हीं डेटाओं को लिखा हूं। यहाँ पर 120 दिया था, मैंने 120 भी लिख दिया। वृद्धि दिया इसलिए माइनस किया, यदि कमी दिया होता तो प्लस कर देता। मेरे बातों को ध्यान समझना। और यहाँ पर 5 दिया है तो मैंने 5 लिख दिया। क्लियर है। अब सवाल ये है कि आपको 11वीं पारी तक का औसत यदि पूछता है तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ करना नहीं है। जब 11वीं पारी के बारे में बोले तो गुणा 12 से करना है। किससे गुणा करना है, 12 से। और यदि 12वीं पारी के बारे में पूछे तो गुणा आपको 11 से करना है। तो मैं कर दूंगा यहाँ पर 11 का गुणा। आप देख पाओगे तो 120 का 120 है, माइनस 12 पंचे कितना होता है, 60। और बताओ भाई 120 में 60 घटाने पर कितना बच जाएगा, आपके पास 60 बच जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे 120 का ज्यों का त्यों, माइनस 5 और 11 का गुणा करेंगे, 11 5 55 और 120 में से 55 घटाएंगे दोस्तों, आ जाएगा कितना, 65 आ जाएगा। क्लियर है। ये तरीका होने चाहिए आपके बनाने के। क्लियर है। मैं कह सकता हूं कि 11वीं पारी तक का औसत कितना रहा होगा, 60 और 12वीं तक का औसत क्या रहा होगा, 65। एक बार और ध्यान समझना मैंने क्या किया। यहां पर जब भी आपको क्रिकेट से रिलेटेड सवाल पूछे, इस टाइप के सवाल देखने को मिले तो मैंने कहा कि भाई 12वीं पारी में अपने अंतिम पारी में कितना रन बनाया है उसको मैं दोनों जगह लिख दूंगा, एक तो 11वीं पारी तक में भी और 12वीं पारी तक में भी। क्लियर है। कमी हुआ है तो जोड़ना है और वृद्धि हुआ है तो है ना, घटाना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है भाई, वृद्धि, तो मैंने दोनों जगह घटा दिया और जितने का वृद्धि हुआ रहेगा उतने को हमको क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे माइनस का 5। अब आपको यदि 11वीं पारी के बारे में बोले, यहाँ पर 11वीं पारी के बारे में बोले तो गुणा 12 से करना है और 12वीं पारी के बारे में बोले तो गुणा आपको 11 से करना है।
तो मैंने कहा 120 को ज्यों का त्यों 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60। और मेरे प्यारे दोस्तों 120 में आप 60 घटाते हो तो कितना बचेगा 60। यही होगा आपके पास 11वीं पारी तक का औसत। और यदि मैं यहाँ पर करूँ 120 का ज्यों का त्यों 11 और 5 का गुणा करेंगे 11 5 55 और 120 में 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65। ये होगा हमारे पास 12वीं पारी तक का औसत। अब हम आते हैं हमारे कथन पर। पहला हमारे पास के वाला कथन ये कहता है कि 11वीं पारी तक का औसत कितना दिया है 60। हमने निकाले क्या है 11वीं पारी तक का औसत कितना निकाल लिए 60। तो मैं 100% कह सकता हूं कि जो के वाला कथन होगा दोस्तों ये मेरा एकदम 100% होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। क्लियर है। यदि मैं सेकंड पर आ जाऊं कि भाई एल वाला कथन कह रहा है कि 12वीं पारी तक का औसत 65 है। मैंने चेक किया तो मुझे मिला कि भाई 12वीं पारी तक का औसत कितना है 65 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एल वाला कथन जो होगा दोस्तों ये भी 100% मेरा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास एम कथन क्या कहना चाह रहा है कि भाई 11वीं पारी तक कुल रन 650 होगा। हमने चेक किए कि भाई 11 पारी तक टोटल 11 और औसत कितना है हमारे पास 60 है। यदि हम दोनों का गुणा कर देंगे तो 11 6 66 कितना होना चाहिए 660 होना चाहिए। यहाँ पर 650 दिया गया है तो मैं कह सकता हूँ कि एम वाला कथन क्या होगा गलत होगा। अब योग कैसे निकाले हो कुल योग कुल रन कैसे निकालेंगे भाई औसत और प्रेक्षण की संख्या को गुणा करेंगे तब हमको जाकर क्या मिलेगा कुल योग मिल जाएगा। 12वीं पारी के बाद कुल रन कितना है 840। तो आप देख पा रहे हो 12वीं पारी तक का औसत कितना है 65 है। क्लियर है। कितने पारियों में 12 पारियों में तो 12 का गुणा कर देंगे 12 पंचे 60 की शून्य हाथ की आई 6 12 छक के 72 72 और 6 कितना होता है 78। तो 780 रन बनने चाहिए ना कि 840। तो मैं कहूँगा एन वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमने देखे यहाँ पर हमारे केवल दो ही कथन सही हैं के और एल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है भाई के और एल। तो ऑप्शन नंबर पहला में देखिए के और एल सही है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आए भी समझ में। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और ये मान लो को आपके मंडी उप निरीक्षक या जितने भी आगामी एग्जाम हैं सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि सवाल बनेगा तो ऐसे ही सवाल बनेगा आप देख लेना। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये था ध्यान समझिएगा। कथन दिया गया है कि प्रथम 137 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है भाई 278 है। क्लियर है। अब हमारे पास अभिकथन क्या है इससे रिलेटेड कि भाई यहां पर बोला गया कि अभिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको चुनना था। अब हमारे पास अभिकथन को ध्यान समझना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 272 है। ये हमसे पूछ दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों इससे पहले मैं क्लास में बताया हूं कि लगातार यदि सम हो या विषम संख्या हो तो उनसे रिलेटेड चाहे आपको अंतर पूछे बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच, चाहे आपको योग पूछे या आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना हो या आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, इन सब का मैं बेसिकली ट्रिक वहां पर बता चुका हूं। आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा आपको एक एक डेटा के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर है। हमारे पास टोटल कितने लगातार संख्या मैंने कहा 137। मैं बताया था कि भाई जब आपको अंतर पूछे तो हम क्या करेंगे गैप का सहारा लेते हैं। अब एक चीज बताओ यहां पर मैं बताया था पिछले क्लास में मैंने 3 पेड़ लगा दिए और इन 3 पेड़ों के बीच कितने का गैप बनेगा तो आप देख पाओगे कि इन 3 पेड़ों के बीच गैप ढूंढना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा ये एक गैप बनेगा और ये 2 पेड़ों के बीच एक गैप बनेगा। मेरे पास पेड़ कितने हैं तो आप देख पाए हो 3 गैप 3 पेड़ है 3 पेड़ है लेकिन गैप कितना बना तो आप कहोगे 2 गैप बना है ना। मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि गैप जो होता है ये टोटल संख्याओं से एक कम करके प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने लगातार सम संख्या है 137। तो जो गैप होगा वो कितने का होगा तो मैंने कहा एक कम करके निकाल लूंगा। अब योग अंतर की बात करें गैप तो गैप कितने का आ गया 136। क्लियर है भाई। अब मैं बताया था जो सम संख्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों जैसे सम संख्या आपके पास 2 4 6 8 इनके बीच गैप कितने का होता है तो आप कहोगे इनमें 2 का अंतर होता है। अब 2 का अंतर होता है इसलिए मैं कितने का गुणा कर दूंगा 2 का गुणा कर दूंगा। 2 का गुणा करते ही 36 दूनी हो गए 72 और 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 272। मतलब मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 272 होगा। और हमारे पास यहाँ पर कथन ये बोलना चाह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 272 होगा। मतलब
मैं कह सकता हूं कि अभिकथन मेरा एकदम क्या है, करेक्ट होगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। क्लियर है। अंतिम संख्या प्रथम संख्या से 272 अधिक है, ये बोला गया है। अंतिम संख्या जो है प्रथम संख्या से 272 अधिक है बोला गया है। हमको पता चल गया कि उनके बीच का अंतर कितने का है, 272 का है। जैसे ध्यान समझना, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि मान लो मेरे पास ये है ना 2 4 6 8 संख्या है, आप देख पा रहे हो। अब मैंने कहा कि प्रथम संख्या 2 है और अंतिम संख्या क्या है, 6 है ना। तो इन दोनों के बीच 2 और 6 के बीच टोटल डिफरेंट कितने का होगा, तो मुझे पता चल गया भाई 4 का। क्लियर है। अब मैं ऐसे क्यों नहीं कह सकता कि जो अंतिम संख्या प्रथम संख्या से कितना बड़ा होगा, तो अंतिम संख्या जो है प्रथम संख्या से 4 ही तो बड़ा होगा भाई, है ना। जितना अंतर होगा उतना ही तो बड़ा होगा, इसमें कहाँ आपके पास गलत है। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये एकदम कारण भी मेरा एकदम क्या है, करेक्ट है। अंतिम संख्या जो है प्रथम संख्या से 272 अधिक है, लेकिन क्या ऊपर वाले की सही तरीके से पुष्टि कर रहा है भाई अंतर। और यदि मैं ये कहूं कि वो बढ़ी हुई संख्या के बराबर है तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये मैं कह सकता हूं कि ये ऊपर वाले डेटा का अभिकथन का क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। तो ये मेरा कारण भी एकदम करेक्ट होगा और साथ में व्याख्या भी करेगा। तो मैं यहां पर मेरा एक ही ऑप्शन बच जाता है, फिर कथन जो पहला ऑप्शन पहला होगा दोस्तों, यही मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कथन भी सही है और वो कारण जो है वो भी तो सही है और साथ में उसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि ए जो ऑप्शन होगा यही मेरा करेक्ट होगा। आए भी समझ में। ऐसे सवाल आपको देखने को मिले तो बिंदास बनाना, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। क्लियर। देखते हैं अगले सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्लियर। ध्यान समझना मेरी बात को। यहाँ पर अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल आपको ढेर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बने रहिएगा। क्लियर है। ध्यान से समझिएगा, अभिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को चुनना था। हमारे पास अभिकथन क्या दिया भाई, अभिकथन है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। ये संख्या लगातार है, यहाँ पर सम है विषम है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। तो लगातार है तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप कहोगे सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, किसी संख्या की गुणज भी हो सकता है, या हो सकता है वो संख्या प्राकृतिक संख्या ही क्यों ना हो। क्लियर है। अंतर तो सेम रहेगा, तो ये सभी के लागू हो जाएगा। यदि अगली से अगली और पिछली से पिछली 5-5 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा बोला गया है। मान लेते हैं कि 5 लगातार संख्या, उनका औसत कितना दिया गया है, मैंने कहा n। चलो भाई सपोज दैट मैंने एक चीज कहा कि 5 लगातार संख्याओं का औसत मैंने लेना चाहा। ध्यान समझना। चलो भाई मैंने 1 2 3 4 और ये 5, जिनका औसत कितना दिया गया है n। ये लगातार है, और लगातार है मतलब मैं कोई भी रैंडमली संख्या उठा लेता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसान हो। मैंने कहा मैं 15 से उठा लेता हूं, ये 15 होगा, लगातार ये 16 होगा, ये 17 होगा, ये 18 होगा और ये मैंने कहा 19। तो आप देख पा रहे हो लगातार है तो औसत किसके बराबर होगा, 17 के बराबर। मतलब n की वैल्यू मैंने मान लिया कितना, 17 भाई। क्लियर है। अब सवाल में क्या बोला है, यदि अगले से अगली और पिछली से पिछली 5-5 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, मतलब मैं आगे 5 के बाद और 5 संख्या शामिल करूं, मतलब टोटल 10 संख्या शामिल करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि भाई मैं इधर 19 में यदि मैं 10 ऐड करके लिखना चाहूं तो अंतिम संख्या क्या मिलेगा, या मैंने कहा 10 संख्या शामिल कर दिया। ध्यान समझना। उसी प्रकार मैं पीछे भी 10 संख्या ऐड करना चाहता हूं, 5-5 करके कितना, 10 इधर मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो एक चीज बताओ, मैंने 10 संख्या इधर लिया और 10 संख्या उधर लिया। अब इधर भी 2 संख्या बीच में, इधर भी 2 संख्या, मतलब मैं टोटल कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो रेंज है ये टोटल 12 संख्या हो गया, और यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने संख्या हो गए, 12 संख्या हो गया। भाई हमको पता है यदि संख्याओं के बीच समान अंतर हो तो बीच वाली संख्या औसत होता है। मैंने प्रारंभ से 12 संख्या और अंतिम से 12 संख्या ले लिया तो औसत तो उतना ही मिलेगा। औसत कैसे चेंज हो सकता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि अभिकथन जो होगा एकदम करेक्ट होगा, औसत में कोई चेंजेस नहीं होगा, औसत अपरिवर्तित रहने वाला है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि हमारा अभिकथन एकदम करेक्ट है। क्लियर है भाई। यदि मैं बात यहां पर करूं किसके भाई, कारण की, लगातार संख्याओं के बीच समान अंतर होने पर बीच की संख्या औसत कहलाता है। इसी चीज का तो मैं जिक्र कर रहा था। यदि मैं लगातार संख्या लिया हूं तो बीच में जो भी संख्या होगा वही उन सभी संख्याओं का औसत माना जाएगा। तो यहां पर कारण भी क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा, और ये कारण मेरे कथन की सही तरीके से पुष्टि भी करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये मेरा एकदम करेक्ट होगा। कथन और कारण दोनों सही होगा और कथन की सही तरीके से व्याख्या कारण करेगा। क्लियर। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि हमारा
ए ऑप्शन जो होगा ये राइट होने वाला है। आए भी समझ में? क्लियर है? देखते हो अगला सवाल फिर ध्यान समझना। यहाँ पर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में सही कथन को हमको चुनकर बताना था, सही कथन चुनना था। ठीक है भाई, अब हम सही कथन के लिए जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई? तो आप देख पाओगे हम सही कथन कैसे बनाते हैं, ध्यान समझना। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2 होता है बोला गया है। किस प्रकार की संख्या? पूर्ण। अब पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? तो हमको पता है कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। मान लो मैंने कहा ये पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होगा मेरे पास, मैं क्या क्या लेना चाहता हूँ, तो आप कहोगे मैंने कहा 0, 1, 2, है ना। 1 के बाद ले लिया मैंने क्या, चलो 2 ले लेता हूँ, 1, ठीक है। उसके बाद ले लिया मैंने 2, फिर मैंने ले लिया 3, फिर मैंने ले लिया 4, ठीक है, इतने तक ले लिया। ध्यान समझना मेरी बात, मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि मैंने टोटल कितने संख्या लिया, तो आप कहोगे 1 संख्या, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या, ये 4 संख्या और ये 5 संख्या। तो मैंने n की वैल्यू कितना मान लिया? यहाँ पर 5 संख्या लिए हूँ भाई, मैं बोल सकता हूँ। आप देख पाओगे ये पूर्ण संख्या, तो इन संख्याओं के बीच अंतर सेम है। 0 और 1 के बीच 1 का अंतर, 1 और 2 के बीच 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, और 3 और 4 के बीच 1 का अंतर। अब जब अंतर समान है तो बीच वाली संख्या क्या होता है? औसत होता है। तो बीच में कौन सी संख्या आएगा? आप खुद बताओ भाई। तो मैंने कहा ये प्रारंभ से 2 संख्या और ये लास्ट से 2 संख्या, तो बीच में कौन सा संख्या देखने को मिला? तो बीच में आप कहोगे कि 2 है, तो इसका औसत कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारे पास फार्मूला में कितना दिया है? n/2, और n का मान कितना है दोस्तों? 5 है। यदि मैं n/2 को औसत मानूं तो n का मान 5 है, और 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5 आ जाएगा। लेकिन वास्तविक औसत कितना होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पर औसत दिखा कितना रहा है? 2.5 दिखा रहा है। तो इस आधार पर कहेंगे कि भाई ऐसा औसत नहीं होगा, बल्कि इसका फार्मूला क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे n-1/2। क्या होना चाहिए भाई? पूर्ण संख्याओं का जो औसत होता है वो n/2 नहीं होता, बल्कि n-1/2 होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा के वाला कथन जो होगा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आए भी समझ में? आगे हम बढ़ेंगे। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1/2 होता है। इसी चीज को लिखकर मैं बताया हूं कि भाई n/2 नहीं होता, बल्कि n-1/2 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई l वाला कथन एकदम क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या? n+1/2 होता है। तो आपको पता होगा, मान लो मैं लगातार प्राकृतिक संख्या लेना चाहूं। अब प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है, 1, फिर 2, फिर 3। मैंने 3 ही ले लिया। ध्यान समझना, मैंने कितना लिया? 1, 2 और 3। तो n की वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे n की वैल्यू होगा 3 के बराबर। क्लियर है? अब आप देख पाओगे कि इसका औसत क्या होगा। तो मैंने कहा बीच की संख्या होगा औसत, क्योंकि संख्याओं के बीच अंतर समान है, तो बीच की संख्या को हम क्या मानते हैं? औसत। तो यहाँ पर एवरेज कितना हो जाएगा? 2। यदि मैं फार्मूला मान रखूँ, फार्मूला है n/1 डिवाइड बाई कितना होता है? n+1 है ना, डिवाइड बाई क्या होता है? 2। अब हमारे पास n का मान कितना है? 3। 1 दिया गया है, प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 और 1 कितना हो गए? 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। और यही तो हमारा औसत प्राप्त हो रहा था। मतलब मैं कह सकता हूं कि m वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होने वाला है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। क्लियर है? लगातार n सम संख्याओं का औसत n/2-1 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। लगातार n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। ये नहीं होता, बल्कि क्या होता है? केवल n+1 हो जाता है। तो हमारा ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारे कौन कौन से कथन सही हुए? तो आप कहोगे l और m केवल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा? एकदम सटीक आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे आपको क्या करना है? एग्जाम को पूरा तहस नहस कर देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये बहुत ही गजब के सवाल है। जितने भी सवाल हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा भाई। क्लियर है? यदि कॉपी भी करेगा तो हमारे सवालों को कॉपी करेगा, इतना तो मान लो आप। क्लियर है? 13 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है 32। ठीक है, कितना दिया? 32। दिए गए प्रश्न के संदर्भ में सही कथन को हमको क्या करना था? चुनना था। अब बोला गया 13 लगातार
सम संख्याओं का औसत भाई 32 है। आपको पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या 44 होगी, तो मैंने कहा यदि 13 लगातार सम संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दिया है 32 दिया गया है। ध्यान समझने मेरी बात, मैंने कहा जब बड़ी संख्या निकालना रहता है, मैं बता दे रहा हूँ भाई, बड़ी संख्या निकालना है, हमारे पास टोटल क्या है 13 और 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है 32। हमको बड़ी संख्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा 13 में केवल एक कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12। मैं बताया था बड़ी संख्या निकालते हैं तो 13 में जितने भी संख्या होते हैं उसमें एक कम करके जोड़ देते हैं। तो मैंने कहा 32 और 12 को जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए 44 होनी चाहिए। यहाँ पर दिया कितना सबसे बड़ी संख्या 44, के वाला कथन मेरा एकदम क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या की, यहाँ पर सेकंड नंबर कथन है सबसे छोटी संख्या 20, तो हमारे पास छोटी संख्या की यदि बारी आए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 13 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 32। हमको छोटी संख्या निकालना है तो मैंने कहा 13 में केवल एक कम करेंगे, 13 में एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब भाई छोटी संख्या तो जोड़ना नहीं है, छोटी संख्या तो घटाना है। घटा भाई 32 में 12, 32 में 12 घटाओगे तो बच्चा बता देगा कि 20 आएगा 20। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो एल वाला कथन है दोस्तों ये भी मेरा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। फिर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 24 होगा बोला गया है। मैं ऐसे सवाल करा चुका हूं, बिल्कुल पहले वाले क्लास को देखो, एक एक नंबर नहीं छूटेगा आपका। अब ध्यान समझेंगे हम कि भाई हमारे पास कितने संख्या 13 और 13 संख्याओं का औसत दिया है 32। हमको बड़ी और छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? डिफरेंट ज्ञात करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जब आपको डिफरेंट ज्ञात करना है तो केवल एक कम करते हैं, इससे हमको कोई लेन देन नहीं है कितना औसत है। 13 में कम करेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। यही तो होगा हमारे पास सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, और ये एक वाला कथन भी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। जब योग बोले तो जितना औसत होगा इस औसत का हम क्या करते हैं दुगना करते हैं। 32 दूनी कितना होता है 64। तो मैं कहूंगा कि ये वाला कथन भी मेरा करेक्ट है, एन भी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मेरे चारों के चारों कथन कैसे हैं एकदम सही है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो मेरा है ना क्या डी जो होगा दोस्तों, सभी के सभी ऑप्शन जो होंगे कथन जो होंगे ये मेरा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सवालों को बनाना है। ये तरीका तभी आप सीखोगे जब मेरे पुराने जो पिछले सवाल है पिछले वीडियो है उनको देखोगे। यदि एक बार देख लोगे तो आपको चाहे है ना इस प्रकार से कथन वाले सवाल देखने को मिले या बिना कथन वाले सवाल, मैं समझता हूँ आप 5 सेकंड में बिल्कुल कम कैलकुलेशन, आपको ज़्यादा लफड़ा नहीं पालना है, आप निकाल लोगे आंसर आसानी से। समझ रहे हो मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है भाई। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर ध्यान समझना, निम्न में से सही कथन को चुनकर बताना था। कथन 2 है हमारे पास, औसत हमेशा प्रत्येक संख्या के मान का प्रतिनिधित्व करता है। औसत जो होता है बोला गया है कि हमेशा प्रत्येक संख्या के मान का प्रतिनिधित्व करता है भाई। औसत मतलब क्या होता है, हम औसत निकालते कैसे, जैसे मेरे पास है 2 4 6 8 और ये 10। औसत मतलब क्या होता है, हम ऐसे डेटा चुनना चाहते हैं जो सबके लिए बराबर हो जाए। जैसे मैं चाहता हूं कि इन सभी को जोड़ने पर कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 10 8 हो गया भाई 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 है ना, हाँ 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। कितने संख्या हमारे पास, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? मैंने एक चीज तो नोट किया कि इन सभी संख्याओं का योग कितना आ गया 30। औसत कितना मिला 6। यदि मैं सभी संख्या को 6 ही मानकर चुनूं, ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6 ये वाला संख्या और 5वीं संख्या भी 6, तो आप कहोगे 6 6 12 6 18 6 24 6 5 30, तो भी तो मेरा कितना होगा 30 ही होगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि मैं 6 6 ना मानूं तो वो 30 से ज़्यादा हो जाएगा 30 से कम हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। मतलब ये बात स्पष्ट है कि जो औसत होता है वो प्रत्येक संख्या का क्या करता है प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि पहला कथन जो होगा दोस्तों एकदम राइट है, कोई दो मत वाली बात नहीं। क्लियर है? आगे देखते हैं। किसी प्रेक्षण के आगे व पहले समान अंक जोड़ने या घटाने से औसत अपरिवर्तित रहता है। ध्यान समझना, मेरे पास जैसे मैंने कहा कोई संख्या मेरे पास, जैसे मैंने कहा 2 3 और 4 है भाई, ये 3 संख्या है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर अंतर कैसे समान है भाई, अंतर कैसे समान है। यदि मैं इनका योग करके देखूं, ध्यान समझने मेरी बात,
ध्यान समझना, ठीक है। 2 3 4। अब मैं चाहता हूं इसके बोला गया है पहले आगे व पहले समान अंक। मान लो आगे मैं 2 अंक जोड़ दूं और मैं मान लो पीछे 2 अंक क्या कर दूं, घटा दूं। तो आप कहोगे भाई 2 अंक जोड़ रहे हो 2 अंक घटा रहे हो, बात वही है। मान लो आपकी जेब में मैं 2 रुपये डालूं और दूसरे जेब से 2 रुपये निकाल लूं, है ना। एक जेब में 2 रुपये डालूं और दूसरे जेब से 2 रुपये निकाल लूं, तो आपके पास तो उतना ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कम या ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। मान लो आपके जेब में 2 जेब है ना आपके पास, मान लो एक जेब में 10 रुपये डाल दिया और दूसरे जेब से मैंने 10 रुपये खींच लिया, तो बताओ आपके पास पैसे कितने होंगे। पैसे तो उतने होंगे जितने आपके पास पहले थे। तो मैं कह सकता हूं किसी प्रेक्षण के आगे व पहले समान अंक चाहो आप तो जोड़ो या घटा दो, औसत अपरिवर्तित रहे, है ना, अपरिवर्तित हो जाता है, औसत परिवर्तित हो जाता है बोला गया है। किसी प्रेक्षण के आगे व पहले समान अंक जोड़ने, है ना, चाहे पहले जोड़ो या क्या करो घटाने से औसत परिवर्तित हो जाता है। ये वाला कथन करेक्ट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया है जोड़ने के बाद घटाने के बारे में नहीं बोला गया है। यदि मैं दोनों साइड मान लो घटाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। मान लो हमारे पास इन तीनों का सम कितना हो गया, 2 3 5 5 4 कितना हो रहा था, 9 हो रहा था। क्लियर है। अब मान लो मैं इधर भी 2 जोड़ दिया और इधर भी मैंने क्या किया, 2 जोड़ दिया। समान अंक के बारे में बोला गया है ना। मतलब 2 और 2 मैंने एक्स्ट्रा कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो हो कितना गया 13। पहले औसत कितना था, 3 था। अब 5 से भाग देंगे तो चेंज तो होगा ही। मतलब मैं कह सकता हूँ कथन जो दूसरा है ये भी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा कथन पहला भी सही और कथन दूसरा भी सही। मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरा क्या होगा, एकदम राइट हो जाएगा। ऐसे सवाल बनेंगे और ऐसे सवालों को बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको क्या करना है, जवाब देना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, निम्न में से सही कथन को आपको चुनकर बताना था। हमारे पास 2 कथन दिया गए हैं, उनमें उन्हीं सवालों को चुनना है जो कथन सही है। लगातार संख्याओं का औसत 32 है तो सबसे बड़ी संख्या 35 है बोला गया है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी संख्या 35 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि सम संख्या है या विषम संख्या है। और जब यहाँ पर स्पेशल आपको सम या विषम के बारे में जिक्र ना करे, मतलब संख्या प्राकृतिक है ये अपने दिमाग में भर के रखना है, बिठा के रखना है। मुझे 7 संख्या बोला गया तो मैंने कहा 1 संख्या 2 3 4 5 6 और मैंने मान लिया ये 7। क्लियर है। अब चूंकि लगातार है तो अंतर समान होगा, तो अंतर समान होगा तो बीच वाली संख्या को ही हम क्या मानेंगे, औसत मानेंगे। मैंने कहा प्रारंभ से 3 संख्या और अंतिम से 3 संख्या, बीच में जो दिखेगा वही मेरा क्या होगा, औसत। तो बीच में क्या है भाई, आप कहोगे 32, तो 32 से तो मेरा औसत होगा। मैंने बताया कि यहाँ पर सम विषम का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। अब बताओ 32 के बाद अगला संख्या क्या आता है, तो आप कहोगे 33 आता है। 33 के बाद नेक्स्ट 34 आता है और 34 के भी आगे क्या आता है, तो 35 आता है। यदि हम पहले की बात करें तो 32 से पहले तो 31 आता है, 31 से पहले 30 आता है और 30 से पहले तो 29 आता है। तो आप देख पा रहे हो कि 29 हमारे पास छोटी संख्या है और 32 35 जो हमारे पास बड़ी संख्या है। क्लियर है। अब हमारे पास कथन क्या है, ध्यान समझना। कथन पहला ये कहता है कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है तो बड़ी संख्या 35 होगा। भाई इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, ये कथन तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि 32 जो है 35 जो है हमारे पास बड़ी संख्या है। दूसरा कथन है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 6 है। मैं चेक करना चाहा, मैंने सबसे छोटी संख्या 29 प्राप्त किया और सबसे बड़ी संख्या 35। यदि इन दोनों को घटाकर देखता हूं, 35 में 29 घटाकर देखूंगा तो अंतर तो 6 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये वाला कथन भी मेरा क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कथन 1 और कथन 1 के साथ साथ कथन 2 भी उसी के अनुसार क्या है, सत्य है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, दोनों के दोनों कथन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आए भाई समझ में, ऐसे आपको सवालों को बनाना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना, मिलान कीजिए। बहुतायत एग्जाम में हमको मिलान करने के लिए बोला जाता है और ये खासकर फार्मूला बेस्ड होते हैं। ऐसे सवाल आपको देखने को मिले तो क्या अप्रोच करोगे आप, ठीक है। बोला गया है औसत।
औसत हमारे पास क्या है, के में दिया गया है औसत, और औसत का फार्मूला क्या होता है भाई, हम औसत निकालते कैसे हैं, तो आपको पता होगा औसत मतलब होता है सभी प्रेक्षणों को जोड़ने के बाद जब उनकी संख्या से भाग देते हैं तो औसत मिल जाता है। तो मैं कहूँगा कि औसत का मान होगा प्रेक्षणों के योग को जब हम उनकी संख्या से भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, औसत। मतलब के का तीसरा होना चाहिए, के का पहला है भाई गलत हो जाएगा, के का यहाँ पर चौथा है गलत हो जाएगा, के का यहाँ पर तीसरा और के का यहाँ पर तीसरा, आगे और हल कर सकते हैं। औसत चाल मतलब क्या होता है भाई, तो औसत चाल ये दूरी से रिलेटेड होता है, और औसत चाल बराबर हम क्या करेंगे, कुल दूरी को कुल लगने वाले समय से जैसे भाग देते हैं तो जो मिलता है वो औसत चाल होता है। मतलब यहाँ पर मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि एल का मान चौथा होना चाहिए, एल का मान चौथा, यहाँ पर एल का मान पहला गलत हो जाएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला जो कथन होगा करेक्ट हो जाएगा। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, औसत बोला जाओ भी विषम संख्याओं का तो क्या होता है 2n+1 ब्रैकेट फिर 2n-1 डिवाइड बाई 3, और सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, तो n+1 फिर ब्रैकेट 2n+1 डिवाइड बाई 3 होता है। दोस्तों बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है, ऐसे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ये वेरी आईएमपी सवाल है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई, देखें नेक्स्ट सवाल फिर ये है ना। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन सवालों और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। क्लियर है, धन्यवाद।